मैं आपको आज के सेशन में समझाऊंगा कि किस तरीके से आप फिजिक्स जैसे डिफिकल्ट चैप्टर के ऊपर आप महारत हासिल कर सकते हो। अरे यार मुझे तो नहीं आ रहा है, फिजिक्स बहुत टफ लग रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे भाई टफ चैप्टर है तो टफ ही लगेगा ना। मीठा खाओगे तो तीखा कहाँ से लग जाएगा। स्टॉप बस टक से लगा दिया। 45 मिनट का, 50 मिनट का, 1 घंटे का, जो भी आपको लगता है आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग। शुरुआत में टाइम ज़्यादा लगेगा बट बाय द टाइम ये टाइम घटता जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया, शानदार, मस्त, तंदुरुस्त होंगे और एक ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों मैं विक्रांत सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ केजीएस के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। आज हम इस सेशन में एक बहुत ही शानदार मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको आज के सेशन में समझाऊंगा कि किस तरीके से आप फिजिक्स जैसे डिफिकल्ट चैप्टर के ऊपर आप महारत हासिल कर सकते हो। टाइम को कैसे यूज करें, बैकलॉग को कैसे कवर करें, ये सारी परेशानियों से आप आज दूर हो जाओगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो क्या क्या टिप्स है जिसका हम ध्यान रखें तो हमारा फिजिक्स में बेड़ा पार हो जाएगा। तो बच्चों फिजिक्स की अगर बात करूं तो ये सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट साइड इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट की तो क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए। भैया लॉजिक तो आपका सही चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ आपकी मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप मत भूलिए कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। आप आपने अगर किसी क्वेश्चन का लॉजिक ब्रेक कर भी लिया तो भैया उसको आंसर तक पहुंचाओगे कैसे, मैथ्स के हेल्प से। तो इस वजह से थोड़ी बहुत फिजिक्स टफर साइड चली जाती है। तो ऐसा क्या करें, ऐसा कैसा अप्रोच अपनाएं ताकि हमारा फिजिक्स सुंदर हो जाए। तो बेटा आपको इसके लिए कुछ कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस तरीके से टाइम को यूटिलाइज करना है फिजिक्स को रिवीजन करने के लिए। एक क्रिटिकल टाइम प्लानिंग मैं आपके सामने लेकर आया हूं और देखता हूं कि आप लोग फॉलो करके बताइए कि इस टाइम प्लान के अकॉर्डिंग हमारा फिजिक्स में इंप्रूवमेंट दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्यों जरूरी है टाइम प्लानिंग फिजिक्स में, क्योंकि देखिए फिजिक्स में मैंने अभी जस्ट आपसे बात करी कि फिजिक्स में बेटा कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल अप्रोच यानी कि मैथमेटिकल अप्रोच भी आपका शानदार होना चाहिए। तो इन दोनों पर पैरेलल काम करना पड़ता है तब जाके फिजिक्स में सुधार आता है। तो ये ऐसे ही आप उटपटांग हरकतें करोगे, कुछ भी कभी भी कुछ भी पढ़ लिया, कितने देर पढ़ लिया, तो आपका एक तो समय भी लॉस होगा, आउटपुट भी बहुत कम आएगा। इसलिए आपका प्लानिंग बहुत जरूरी होगा, नहीं तो आपका 25 से 30% का टाइम, ये तो मैंने एवरेज डाटा उठाया हुआ है बच्चों से बात करने के बाद, कि इतना टाइम तो बच्चों का लॉस हो ही जाता है ढंग का प्लानिंग न होने की वजह से। उन्हें पता ही नहीं होता है कि किस चैप्टर पर कितना समय देना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, ईगो पे ले लेते हैं। अरे रोटेशन डिफिकल्ट चैप्टर है, ऐसे कैसे, मैं तो उसको पढ़ के ही रहूंगा, मैं इसमें महारत हासिल। अरे भैया आपको इंजीनियरिंग लेवल का नहीं पढ़ना रोटेशनल मोशन, आपको इंजीनियरिंग लेवल का नहीं पढ़ना सेंटर ऑफ मास, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। और क्वेश्चन कितने आ जाते हैं उस डिफिकल्ट चैप्टर से जिसको आप ईगो पर लेकर बैठ जाते हो, बहुत कम। आइए ना आगे बात करेंगे हम सारे मुद्दों पर एक एक करके, ठीक है। आइए देखिए आपके सामने मैं चैप्टर वाइज डिफिकल्ट और वेटेज के हिसाब से एक छोटा सा एक टेबल लेकर आया हूं। आप देखिए जरा, इसमें मैंने वो चैप्टर्स ऐड ऑन किए हैं जो इजी हैं प्लस वेटेज ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हाई वेटेज और इजी मतलब समझने में आसान और कम समय लागत वाला चैप्टर, बट वेटेज उसका अच्छा है। कौन कौन से चैप्टर हैं ऐसे, यूनिट एंड डायमेंशन। बेटा आपने जब भी पढ़ा होगा यूएनडी, आपने देखा होगा कि एक तो आसान है प्लस हर साल हर सेशन में और शिफ्ट में यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन आता ही आता है। और बहुत डिफिकल्ट है क्या, क्या आप बहुत बड़ा मैथमेटिक्स करते हो यूएनडी के सवालों को सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल नहीं। काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल वगैरह मिला के, सर्कुलर मोशन मिला के आप चेक करोगे ये उतना टफ चैप्टर नहीं है। और काइनेमेटिक्स 1D 2D सर्कुलर मोशन इनको मिला दिया जाए तो आपके एक दो सवाल आ ही जाते हैं।
बेटा वर्क पावर एनर्जी, करंट एंड इतने चैप्टर। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है ये आसान एक और तरीके से हो गया, क्यों? क्योंकि इसके काफी सारे पोर्शन जो है बेटा वो जेई मेंस ने कट कर दिए हैं, खासकर इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट। बाकी पार्ट तो पूरा का पूरा एज इट इज है। इसलिए करंट जो आपका चैप्टर है वो थोड़ा इजियर साइड चला जाएगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट वाले पार्ट में पोटेंशियोमीटर हटा दिया, पोस्ट ऑफिस बॉक्स हटा दिया, रह क्या गया उस टॉपिक के अंदर? गल्वानोमीटर, उसका कन्वर्जन, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में क्या ही डिफिकल्ट सवाल बनता है जेई मेंस के अंदर? कुछ नहीं, है ना? तो आप इन चैप्टर को बहुत कम समय के अंदर 6 से 8 दिन के अंदर आप इसको कवर कर सकते हो और इसमें अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस इन चैप्टर्स में जो बिल्डअप होगा, और जब आप इसके क्वेश्चन पेपर में देखोगे और आंसर करोगे, आप बहुत हाई कॉन्फिडेंस से आंसर करोगे इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस का, रादर दैन सिंपल हार्मोनिक मोशन का कोई क्वेश्चन आ गया, उसके आंसर को आप उतने कॉन्फिडेंस से टिक नहीं करोगे जितने कॉन्फिडेंस से इन चैप्टरों के क्वेश्चंस को टिक करोगे। ये अंतर है। तो आप 6 से 8 दिन में इन चैप्टर्स का काम तमाम कर सकते हो। रही बात हाई वेटेज और थोड़े बहुत मॉडरेट टॉपिक्स की, जिसमें थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज आती है समझने में और करने में, वो आप लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन वगैरह आप इसमें शामिल कर लो। और डायनेमिक्स पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, याद करो सर्कुलर मोशन में डायनेमिक्स पार्ट होता था, उन सबको शामिल कर लीजिए। और थर्मोडायनेमिक्स, एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स है इजी जी। थर्मोडायनेमिक्स को मैं टफर साइड लेके नहीं जाता हूँ, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में देखो फिजिक्स में जब भी थर्मो की बात होती है ना, तो थर्मोडायनेमिक्स में केटीजी अपने आप बोनस के तौर पे आ जाता है। मतलब वेन एवर वी टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक्स इन फिजिक्स, इसके साथ केटीजी जुड़ जाता है अपने आप। ट्रैक्टर का टाली है, ठीक है। और केटीजी बहुत फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, बहुत ईजी चैप्टर है। 1 से 2 दिन में हम क्लास में जनरली पढ़ाते हैं, खत्म हो जाता है अच्छे से। तो केटीजी और थर्मोडायनामिक्स को मैं इजी ही मानता हूं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थर्मोडायनामिक्स में जो फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत बच्चे स्ट्रगल करते हैं, मैंने देखा है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत मैंने इसको कहा कि चलो मीडियम रेंज में इसको डाल देते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स एंड केटीजी को एक साथ रखिए, और ये मीडियम है, मतलब वैसे भी मैं मीडियम में रख रहा हूं, बट स्टिल आप थर्मो का क्वेश्चन जब भी करते हो, आप श्योर शॉट होते हो कि आपका आंसर ये है और सही है, सही है। इसमें कोई इफ एंड बट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स। मैग्नेटिज्म, यस मैग्नेटिज्म अगर आप समझें, तो अगर आपका इलेक्ट्रोस्टेट्स बढ़िया है तो इलेक्ट्रोस्टेट, चूंकि आप 12th के स्टार्टिंग में ही पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टेट, और इलेक्ट्रोस्टेट का मैक्सिमम मैक्सिमम हूबहू देखा देखा जैसा रिजल्ट आपको मिलता है मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, तो हो गई ना बात फिर खत्म। तो आप मैग्नेटिज्म को भी बहुत कम समय के अंदर ही रिवाइज कर सकते हो। एंड मॉडर्न फिजिक्स की बात ही क्या कहनी। मॉडर्न फिजिक्स को तो मैं कहता हूं बच्चों, किसी भी हालत में मॉडर्न फिजिक्स को करके जाओ, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो अंक देता ही देता है। और अगेन ये वो चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, इन दोनों कैटेगरी में वो चैप्टर्स मैंने डाला हुआ है जिनके आंसर टिक करते वक्त आपके हाथ नहीं कांपेंगे। आपका हाथ नहीं कांपेगा कि अरे भाई मेरा आंसर गलत हो जाएगा, नहीं। इन चैप्टरों के आंसर टिक करते वक्त आप में कॉन्फिडेंस होता है। तो आप इन चैप्टर को 10 से 12 दिन के अंदर निपटा सकते हो बड़े आराम से, एकदम एवरेज डाटा है ये। अगर मैं बात करूं टफ चैप्टर्स की, तो टफ चैप्टर्स में ऑफ कोर्स आपको पता होगा 11th के फिजिक्स में 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जो टफ काउंट करता हूं मैं। सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल डायनेमिक्स, रोटेशनल मोशन, फ्लूइड मैकेनिक्स और सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये 4 ऐसे चैप्टर हैं जो 11th के बहुत टफ चैप्टर हैं। 12th की बात करूं तो 12th में सबसे टफ चैप्टर मैं मानता हूं इलेक्ट्रोस्टेट्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट्स में 11th का मैकेनिक्स भी इस्तेमाल होता है, बहुत गंदी मैथमेटिक्स भी इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रोस्टेट्स में। दैट्स वाई मैं इलेक्ट्रोस्टेट्स को थोड़ा टफर साइड, टफ है ही सही, तो इलेक्ट्रो एक तो बड़ा चैप्टर है प्लस टफ भी है, तो ये सब चैप्टर्स जो हैं वो टफर साइड रखे जाएंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन, रोटेशन, इलेक्ट्रोस्टेट्स, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स काफी बड़ा चैप्टर है, ऑल्दो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं मेंस में, थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एडवांस में, बट अप टू मेंस लेवल की बात करूं तो ऑप्टिक्स भी कोई बहुत
डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते ऑप्टिक्स से। बट होता क्या है कि अपन जब क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो ऑप्टिक्स बहुत लंबा टाइम लेता है खत्म होने में। कम से कम आप मान के चलो 1.5 घंटे की क्लास लगती है, तो 15 से 17 लेक्चर लग जाते हैं। तो बहुत लंबा है और एन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं। इस वजह से मैंने कहा कि ठीक है, चलो इसके थोड़ा डिफिकल्ट साइड रख देते हैं। बट क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव से ये आसान क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर, और आप चाहो तो इसको 10 से 15 दिन में खत्म कर सकते हो, बिकॉज रोटेशन थोड़ा परेशान करेगा, इलेक्ट्रो परेशान करेगा, बाकी आराम से हो जाएगा। नाउ लो वेटेज वाले चैप्टर देखो, एरर एनालिसिस और कम्युनिकेशन इज नॉट इन द सिलेबस नाउ। अब ये कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है, ये सिलेबस में अब नहीं है। सिर्फ एरर एनालिसिस और सेमी कंडक्टर्स। देखो ऐसा कोई पेपर नहीं बनता जेईई मेंस का जिसमें सेमी कंडक्टर के क्वेश्चंस ना देखो, एरर एनालिसिस के क्वेश्चन, यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन आपको ना दिखाई दे। इनका क्वेश्चंस होता ही होता है, और ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं, इजी चैप्टर्स। एक एक क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, तो इस चैप्टर को आप मस्त 3 से 4 दिन में खत्म कर सकते हो। तो आपको एक ही चैप्टर को पकड़ के नहीं बैठना है। सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टेट से ही नहीं आने वाला है, सारा क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास रोटेशन से ही नहीं आने वाला है। बच्चे करते गलती यहीं पर है, वो डिफिकल्ट चैप्टर को पकड़ के बैठ जाएंगे। अरे यार मुझे तो नहीं आ रहा है, फिजिक्स बहुत टफ लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भाई टफ चैप्टर है तो टफ ही लगेगा ना। अब मीठा खाओगे तो तीखा कहां से लग जाएगा? अब मीठा खाओगे तो मीठा ही लगेगा ना भाई, कि तीखा लग जाएगा? तो टफ टफ चैप्टर है तो टफ ही लगेगा आपको। तो आप थोड़ा सा वेट कर लो ना, थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, रोटेशन टफ लग रहा है, लगने दो। एसएम टफ लग रहा है, लगने दो। अरे कभी तो ग्रेविटेशन आएगा, कभी तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आएगा, कभी तो थर्मो आएगा, कभी तो केटीजी आएगा, कभी तो ग्रेविटेशन आएगा। तो जब ये इजी चैप्टर्स आएंगे तो हम इन पर क्यों नहीं ध्यान दें इनको? क्योंकि एक क्वेश्चन रोटेशन से जितना नंबर का आएगा, मतलब एक क्वेश्चन आगे मान लो रोटेशन से, उसका भी नंबर 4 ही मिलने वाला है सही करने पर। और अगर मान लीजिए एक थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आ गया, उसका भी आंसर सही करोगे तो 4 नंबर मिलेगा। ऐसे तो है नहीं, अरे भाई साहब इसने तो रोटेशन का क्वेश्चन सही कर दिया, इसको 4 की जगह 12 नंबर दे दो। ऐसा होता है कभी? ऐसा नहीं होता। तो क्यों आप ऐसा प्लानिंग करते हो जिसमें आपका मैक्सिमम टाइम उन टफर चैप्टर्स में खत्म हो जाता है, और परेशान अलग होते हो, डिमोटिवेट अलग होते हो। इसलिए प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत चलो, परेशान कम रहोगे, आउटपुट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको और डिटेल में बताता हूं कि इन चैप्टर्स को कैसे कैसे कितने कितने घंटे घंटे में करना चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूं, मैं वीकली प्लान के बारे में बात करूं, तो वीकली प्लान के बारे में बात करें तो वीक 1 में बेटा आप यूएनडी, काइनेमेटिक्स, डब्ल्यूपी और एक्चुअली ये सेंटर ऑफ मास के बारे में बात हो रही है, सेंटर ऑफ मास। आप इन चैप्टर्स पर फोकस करें और पर डे 2.5 घंटे दें, पर डे 2.5 घंटे पर डे। तो आपको 7 दिन इन चैप्टर्स पर वर्क करना है और 2.5 घंटे पर डे देना है। नो, नथिंग एक्स्ट्रा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिकॉज आपके पास केमिस्ट्री भी पढ़ने के लिए है, मैथमेटिक्स भी है, तो सबको टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि फिजिक्स में लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं ना। तो आप पर डे 2.5 घंटे दीजिए, और सेकेंड वीक में आप इन चैप्टर्स पर वर्क करिए, थर्मोवेव्स और एरर एनालिसिस के ऊपर। और 3 घंटे तो मैंने ज्यादा लिख दिया है यहां पर, थोड़ा दया दिखाते हुए आप इसको 2.5 घंटे में कवर कर सकते हो। क्योंकि देखो थर्मो नॉट दैट मच डिफिकल्ट, थोड़ा बहुत वेव्स। अब वेव्स की अच्छी बात ये है ना, वेव्स की, वेव आप अगर पढ़ते हो ना, तो वेव पढ़ते के साथ साथ आपका वेव ऑप्टिक्स, मान के चलो 50 से 60% वेव ऑप्टिक्स आपका तैयार हो जाता है वेव्स को पढ़ने से। क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में है ही क्या, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो मैक्सिमम पोर्शन वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस का है, और वो आप वेव्स पढ़ के समझ जाते हो। तो ये अच्छी बात है ना, एक तीर से 2 निशाना। तो आप वेव्स को कवर करिए विथ एरर,
और ये पर डे 2.5 घंटा दीजिए ना, एनफ है, 7 दिन। और आप थर्ड वीक में चलिए, जो रोटेशनल मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन है उनके क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस। और इनको आप आराम से 3 घंटा बिल्कुल दीजिए, इज्जत दीजिए, थोड़े टफ चैप्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लाइक वाइज आप देख सकते हो सारे चैप्टर्स के लिए मैंने पर डे डिसाइड किया है कितना घंटा आपको देना है, और हर वीक में चेंज करके। ये नहीं कि पूरे हफ्ते एक ही चैप्टर में लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं ना, फिर कैसे रिवीजन होगा यार, एक ही में अटके रहोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर प्लानिंग के तहत चलोगे तो टाइम सेव होगा, और आपको खुद में एहसास होगा कि हाँ आपने कई सारे चैप्टर्स कर लिए। ठीक है, आगे देखें, अगर कई सारी बातें मैंने यहां पर आपको एक पाई चार्ट के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करिए कि पर चैप्टर कितना घंटा आप दोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि कैसे कैसे किस किस वीक में कितना कितना घंटा टाइम देना है। अब नाउ, अब टाइम देने की बात हो गई सर, आपने बता दिया कि पर वीक कौन कौन से चैप्टर लेके चलने हैं और पर डे कितने कितने घंटे देने हैं। अब टाइम को कैसे, अब उस दिन जब पढ़ने बैठ रहा हूं या पढ़ने बैठ रही हूं तो क्या प्रोसेस अपनाएं ताकि उस 2.5 से 3 घंटे के ड्यूरेशन में मैं मैक्सिमम आउटपुट लेकर आऊं। तो सबसे पहला अप्रोच तो यही होता है कि आप जब पढ़ने बैठो तो आप सबसे पहले अपने क्लास नोट्स का कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, क्लास नोट्स का थ्योरी रिवाइज करो। और क्लास नोट्स का थ्योरी रिवाइज कर लेते हो, उसके बाद क्लास नोट्स के कराए गए क्वेश्चंस करो बिना देखे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, है ना। तो आप पहले कॉन्सेप्ट कर लीजिए क्लास नोट्स के, थ्योरी पढ़ लीजिए, उसका डेरिवेशन देख लीजिए, और उसके बाद आप जंप करिए पीवाईक्यूज के ऊपर। मैं बात कर रहा हूं रिवीजन पर्पस, तो उसके बाद आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए फुल ऑन स्पीड में। अच्छा, आप कभी कभी क्या करते हो, मैकेनिक्स में बहुत टाइम दे देते हो। मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चे मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं। तो आप क्या करो, मैकेनिक्स को स्पेशली जब मैकेनिक्स पढ़ो तो आप मैकेनिक्स में वैसे क्वेश्चन जहां पर आप फंस जा रहे हो और आधे आधे घंटे तक फंस रहे हो, वैसे क्वेश्चन को स्किप करो, ट्राई करो, जब लगे कि नहीं अब फंस गए हैं तो आप उसको अब छोड़ दो और टीचर की हेल्प ले लो, लिख लो कि ये डाउट में है, और अगले दिन या जब भी आपको लग रहा है कि आपके साथ आप सर से मिल सकते हो तो आप उस दिन जाके अपना डाउट दूर कर लो, खत्म। और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम बाउंड, अपने आप को टाइम के अंदर बांध के रखना बहुत जरूरी है। आप जब थ्योरी रिवाइज कर लिया, थ्योरी रिवाइज करने के बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, कैसे करोगे, तो आप अपने आप को टाइम लिमिट में बांध दो, क्वेश्चंस का सेट बना लो, पीवाईक्यू का ही बना लो, आप 20 क्वेश्चन का सेट बना लो, 15 क्वेश्चन का सेट बना लो, ऐसे 15 क्वेश्चन का सेट बना लिया। 15 क्वेश्चन के सेट बना लेने के बाद आप टाइम स्लॉट ले लो, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 आवर, जो भी आपको सहूलियत लगता है। ये टाइम शुरुआत में बड़ा दिखाई देगा और ये टाइम धीमे 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 कम होता जाएगा। तो शुरुआत करोगे तो आपको हो सकता है कि 20 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटे का टाइम लोगे, बट ये टाइम बाउंडेशन इतना बढ़िया होता है कि आगे चलते चलते ये टाइम कम होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो आप जब भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो रिवीजन करने के बाद थ्योरी को, आप अपने आप को टाइम लिमिट में बांध लो, स्टॉप वॉच सेट कर दो, 15 क्वेश्चन चूज कर लो, स्टॉप वॉच टक से लगा दिया, 45 मिनट का, 50 मिनट का, 1 घंटे का, जो भी आपको लगता है आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग। शुरुआत में टाइम ज्यादा लगेगा, बट बाय द टाइम ये टाइम घटता जाता है। इससे फायदा डायरेक्ट होगा आपको, एक तो एग्जाम वाली माहौल का फीलिंग आएगा, और दूसरा जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपके अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक चलता है, आप तो इसकी शुरुआत से ही प्रैक्टिस करते जा रहे थे अपने आप को टाइम में बांध के, ये डायरेक्ट हेल्प करता है रियल टाइम एग्जाम में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, टफ क्वेश्चन, वही बात कर रहा हूं, टफ क्वेश्चन को आप सेकेंड राउंड के लिए छोड़ दें। आप फर्स्ट अटेम्प्ट आपने किया, उसके बाद आप क्या करें, आपसे नहीं बन रहा है, बहुत टाइम नहीं खर्च करने हैं,
आप या तो सर की हेल्प ले लें, या सेकेंड डे आप जब पढ़ने बैठें तो दोबारा एक बार देख लें कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगेन डेली आपको सरसरी निगाहों से अपने नोट्स को देखते रहना है। तो मिनी रिवीजन का मतलब क्या हुआ, इस सरसरी निगाहों से आपको अपना नोट्स देखते रहना है। जैसे मान लो वो मैंने वीक 1 में 4-5 चैप्टर का नाम बताया, तो आप वीक 1 का पहला दिन आप पढ़े, सेकेंड डे क्या करो, फटाक से उठो और मिनी मतलब फटाफट नोट्स को पलट लिया, एक बार सरसरी निगाहों से देख लो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिख जाएंगे, बस बात खत्म है, और क्या है ना। आगे अब जरा बात करें कि हमें क्या क्या मिस्टेक्स है जो नहीं करनी चाहिए फिजिक्स के अंदर। वो अमूमन आपको मैंने बहुत पहले बता ही दिया कि आप क्या करोगे। आप एक ही चैप्टर को लेकर नहीं रोना है, एक ही चैप्टर को लेकर नहीं रोना है। मैंने कहा ना कि आप एक ही चैप्टर को पकड़ के रोना शुरू कर देते हो, 10 दिन तक लगे पड़े हैं, नहीं, रिवीजन ऐसे नहीं होता, ठीक है। इग्नोरिंग हाई स्कोरिंग चैप्टर्स लाइक मॉडर्न फिजिक्स, आप वो चैप्टर्स इग्नोर कर देते हो, आपको पता ही नहीं होता, आप डाटा एनालिसिस करते ही नहीं हो। आप जब तक डेटा एनालिसिस नहीं करोगे कि पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस किस चैप्टर से ज्यादा पूछे गए हैं, तो फिर कैसे आप हाई स्कोरिंग चैप्टर को डिसाइड करोगे, बताओ। तो आप हाई स्कोरिंग चैप्टर को इग्नोर मत करो, है ना। इंटरेस्ट ठीक है, बात अलग है कि आपका इंटरेस्ट मैकेनिक्स में ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैकेनिक्स को ही करते रहोगे। आप देखो ना कि हाई स्कोरिंग चैप्टर्स कौन कौन से हैं, आप 4-5 साल का डाटा तैयार करो और चेक करो कि हाई स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से हैं। आपको मॉडर्न दिखाई देगा, रे ऑप्टिक्स दिखाई देगा, है कि नहीं, वर्क पावर एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड केटीजी, इन पर क्यों नहीं ध्यान दोगे भाई, इनको आप इग्नोर करते हो क्योंकि ये एंड के चैप्टर्स हैं। एंड के चैप्टर्स अमूमन हर बच्चा इग्नोर करता है, हर बच्चा इग्नोर करता है, वो आपको नहीं करना। अब अगेन न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हो बट बहुत लेट हो जाता है, बहुत, आप सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ के भाग जाते हो। थ्योरी पढ़ के काम नहीं चलेगा, ठीक है, थ्योरी पढ़ना चाहिए बट आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे रखना है, ठीक है ना। ओके, नाउ इन सारी पॉइंट्स को समझाने के बाद अब आप समझ गए हो कि करना क्या है, और मेरी तरफ से फाइनल टिप्स क्या है आपके लिए। फिजिक्स ऑफ कोर्स मैं अपनी क्लास में भी कहता हूँ और आज भी आपके सामने कहता हूँ कि फिजिक्स टफ नहीं है, नया है फिजिक्स। मेरा जो मोटो बच्चों जानते हैं, मेरा मोटो यही रहता है कि टफ नहीं है फिजिक्स, नया है फिजिक्स। तो मेरा यही मोटो रहता है आप बच्चों के लिए, है ना। तो आप फिजिक्स को सही से समझो तो सब कुछ मज़ा आएगा, और अगर फिजिक्स को गलत तरीके से समझोगे मज़ा नहीं आएगा, आपको बोरिंग लगेगा, आपको बोझ लगेगी, ठीक है। अब जो मैंने आपको टाइमलाइन बताया उस पर एक बार टिक करके देखिए और देखिए कि आपको 20-21 दिन में क्या फायदे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स मेरा आप लोगों का ये है कि देखिए, हर चीज करने के चक्कर में थोड़ा 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 हर चीज करने के चक्कर में आपका तैयारी बर्बाद हो जाता है, सब करने के चक्कर में कुछ भी नहीं होता। तो इससे बेहतर है कि हम जितना करें उतना कम से कम परिपूर्ण तरीके से करें, अपने 100% एफिशिएंसी से करें। जरूरी नहीं कि आप सारे के सारे चैप्टर्स ही पढ़ के जाओ, थोड़ा 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 थोड़ा, आप थोड़ा थोड़ा चैप्टर पढ़ के जाओगे तो क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब कि आप 80% ही सिलेबस कवर करके जाओ, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसा कॉन्फिडेंस कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखते के साथ हो गए, अरे यार मजा आ गया, ये रहा मेहनत। तो इस तरीके से आप अगर चलते हो तो आपका बेनिफिट जरूर होगा, कम समय में हाई एफिशिएंसी आपको मिलने वाली है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत फायदेमंद लगा हो। इसी तरीके के सेशन में लगातार लेते आऊँगा और आपकी हेल्प करते रहूँगा। मिलते हैं बच्चों बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।